हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे। स्टडी को शुरू करते हैं। क्लास 11th साइंस बायो चैप्टर नंबर 4 और उसका ये है पार्ट नंबर 3। ये जो चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर एनिमिलिया का, प्राणी जगत का, तो इसके 2 वीडियो जो पहले वाले थे उसमें हमने एक में तो पढ़ा था कि क्या आधार है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण या जंतुओं की वर्गीकरण का क्या आधार है। उसमें हमने सिमेट्री है, सिगमेंटेशन है, खंडीभवन है, सम्मिति है, देह गुहा है, कोरक है, इनके आधार पर पढ़ा था। फिर 2 प्रकार से जब हमने बांट दिया, नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स, अकशेरुकी और कशेरुकी के रूप में, फिर से हमने शुरुआत की थी अकशेरुकी यानी नॉन कोऑर्डिनेट जंतुओं को पढ़ने की। उसमें सबसे पहले प्रोटोजोआ आता है जो कि प्रोटिस्टा का भी वहाँ का उसको इन्वॉल्व किया गया, इसलिए उसको वहाँ पर हमने पढ़ने के लिए छोड़ा था। उसके बाद में पहले जो वीडियो था, दूसरा वीडियो था, इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें हमने पढ़ा था पोरीफेरा के बारे में। तो प्रोटोजोआ हुआ, पोरीफेरा हुआ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा अगला जो संघ है वो कौन सा है? सिलेंट्रेटा। इस संघ का एक नाम और भी है, निडेरिया। नाइडेरिया भी लिखा मिलेगा आपको कई जगह, लेकिन निडेरिया है। इसमें जो सी है ये साइलेंट है, याद रखना। सी से शुरू होता है, CNIDERIA, निडेरिया। तो इसमें ये सी क्या है? साइलेंट है। तो पढ़ने में भूल मत करना, इसलिए बताया मैंने आपको। निडेरिया या सिलेंट्रेटा नाम है। इसका नाम ये क्यों पड़ा? सिलेंट्रेटा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गुहा होती है शरीर में, जिसे जठर गुहा कहते हैं। एक मिनट, ये स्केच थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। शरीर में जठर गुहा होती है जिसे सिलेंट्रोन कहते हैं। सिलेंट्रोन। तो सिलेंट्रोन यानी एक गुहा, वास्तविक गुहा होती है जिसे जठर गुहा भी कहते हैं, इसे ही सिलेंट्रोन कहते हैं। ये होने के कारण ही जंतुओं का नाम क्या पड़ा? सिलेंट्रेटा पड़ा। तो फिर निडेरिया क्यों पड़ा? तो निडेरिया का मतलब है CN, क्योंकि ये तो साइलेंट रहेगा, तो नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं। नाइडोब्लास्ट को हिंदी में दंश कोशिका कहते हैं। दंश कोशिका का मतलब ऐसी कोशिकाएं या सेल्स स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जो डंक मारने के काम आती है, दंश मारने के काम आती हैं। ऐसी सेल्स के कारण, यानी नाइडोब्लास्ट सेल होने के कारण नाम क्या पड़ा? निडेरिया पड़ा। और निडेरिया और सिलेंट्रेटा इसके 2 नाम हैं, ये आपको याद रखना है कि सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया, या कई बुक्स आपको नाइडेरिया भी मिलेंगे, दोनों सही हैं, वो केवल प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क रहता है। निडेरिया और सिलेंट्रेटा दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का नाम क्यों पड़ा ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके कुछ सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ते हैं कि सिलेंट्रेटा के क्या लक्षण हैं। तो पहला है, तो इसके शरीर की यदि हम बात करें तो इनका शरीर है वो उत्तक स्तर का होता है। शरीर में उत्तक तो होते हैं लेकिन अंग नहीं बन पाते, ये बात आपको याद रखना। पोरीफेरा में क्या हुआ था? वहाँ पर सेल्स है लेकिन टिश्यू नहीं बन पाते, कोशिकाएं तो है लेकिन उत्तक नहीं बन पाते। तो पोरीफेरा के क्या थे? बहुकोशिकीय थे। यहाँ पर क्या हैं? उत्तक तो बहुत हैं लेकिन उत्तक अंगों का निर्माण नहीं कर पाते। ये पहला लक्षण। शरीर में गुहा पाई जाती है जिसे वास्तविक गुहा कहेंगे। वास्तविक गुहा प्रेजेंट होती है, इसे क्या कहते हैं? जठर गुहा भी कहते हैं। जठर गुहा की उपस्थिति। और कुछ चीज़ों की यदि हम बात करें तो दंश कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, नाइडियोब्लास्ट होते हैं। जंतु समुद्री, यानी सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं। सारे के सारे जंतु क्या होते हैं?
एक्वाटिक। ये जंतुओं की एक विशेषता और है जो इम्पोर्टेंट है, ये एकल रहते हैं, निवही होते हैं, स्वतंत्र जीवी। ये कुछ चीज़ें नोट करो, फिर बोर्ड को रफ करके इसके कुछ और फीचर्स पढ़ रहे हैं, चलो यहीं पढ़ लेते हैं इसमें। तो ये इसके लक्षण हैं। जंतु एक लिंगी भी और कुछ कुछ द्विलिंगी भी मिलते हैं, एक ये है। और आत्मरक्षा का काम करते हैं। तो दंश जो कोशिका है उसकी जो शेप है ना वो कंटक जैसी होती है, इस प्रकार से। तो ये कुछ और लक्षण हैं, आप इसको ऐड करो। जंतु समुद्रवासी ज़्यादा होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। द्विस्तरीय का मतलब मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की लेयर बनती है जब भ्रूण का परिवर्तन होता है। एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है। तो 2 ही बनती है, तो इसे क्या कहेंगे? द्विस्तरीय एनिमल्स इनको कहा जाता है। मुख्य गुहा होती है, ये बता दिया। अच्छा, बहुत अच्छा, एक मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ। शरीर पर ऊपर की ओर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे ओपरकुलम कहते हैं। ये बात याद रखना। तो क्या होता है? ओपरकुलम। ये चीज़ें आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद में इसको मिटाकर कुछ और लक्षणों पर चर्चा करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट लक्षणों की यदि हम चर्चा करें तो इनके जो एनिमल हैं उसमें पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन तंत्र नहीं होता। इसके जो एनिमल है उसमें क्या क्या नहीं होता? पाचन तंत्र भी नहीं, श्वसन तंत्र भी नहीं, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं। तो नुकसान होने ही होगा क्या? क्योंकि अंग तो बनते ही नहीं है ना, ये तो अंग तंत्र है एक प्रकार के। तो उत्तक होते हैं लेकिन उत्तक अंग नहीं बनाते। तो पहले ही पॉइंट आया था अपने। तो पाचन भी नहीं होगा तो श्वसन यानी सांस भी नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? ऐसा नहीं है, सांस तो लेंगे, भोजन का भी पाचन होगा और जो चीज़ें खाते हैं उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका उत्सर्जन भी होगा। लेकिन ये इनके लिए कोई विशेष प्रकार के तंत्र नहीं होते। ये सारा का सारा जो काम है वो त्वचा के द्वारा होता है। ये बात आपको याद रखना। त्वचा के द्वारा प्रासरण क्रिया से, ये बात आपको याद रखनी है। तो त्वचा के द्वारा यानी त्वचा के द्वारा छोटे जीव होते हैं ना, उसी के द्वारा ये भोजन का पाचन है, उत्सर्जन है, ऐसी सारी की सारी क्रियाएं कंप्लीट कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, इनमें द्विरूपता पाई जाती है। जोइडी लेवल्स कह सकते हैं, द्विरूपता। अब द्विरूपता क्या है? इसके जीवन की 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, तो इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। एक अवस्था होती है पोलीप, दूसरी है मेड्यूसा। पोलीप अवस्था के, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ, पोलीप अवस्था के जो एनिमल हैं वो बेलनाकार होते हैं। शरीर में कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। और जनन की जो विधि होती है उनमें वो अलैंगिक होती है। तो ये आपको याद रखना है। और मेडूसा के जो एनिमल्स हैं
वो कैसे होते हैं? बेल टाइप, घंटी। शरीर उनका घंटीनुमा होता है इसके बदले देखा जाए। और जनन का जो मेथड है उनमें वो होगा लैंगिक। तो इनके जीवन में दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, पोलिप अवस्था और मेडुला या मेडूसा अवस्था। पोलिप और मेडूसा। पोलिप और मेडूसा अवस्था पाई जाती हैं। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में जो अंतर है उसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं। तो क्या याद रखेंगे? सिलेंटेटा वर्ग के जो प्राणी हैं उसके जीवन में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, पोलिप अवस्था और मेडूसा अवस्था, जो अल्टरनेट पहले पोलिप मेडूसा इस प्रकार से चलती रहती है। तो इन दोनों अवस्थाओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। जंतु और लक्षण देखिए। एकलिंगी हो सकते हैं, कुछ एकलिंगी हैं और कुछ क्या होते हैं इसके अंदर? द्विलिंगी होते हैं। जनन दोनों विधियों से वो यहीं पर भी आ गया, अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से जनन होगा इसमें। और कायिक भी होगा, वो केवल हाइड्रा में केवल कायिक जनन होता है। तो हाइड्रा एक प्लांट का भी नाम है और हाइड्रा एक एनिमल का नाम भी है। तो कायिक। अच्छा, एक चीज और, रीजनरेशन जिसको कहते हैं पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखेंगे कि इनके जंतुओं में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या है कि यदि कोई शरीर का अंग टूट जाए तो वो अंग वापस से डेवलप हो सकता है। जैसे छिपकली में होती है, आपको पता है, छिपकली की यदि पूंछ कट जाए किसी कारणवश खिड़की में दरवाजे में आकर, तो उसकी पूंछ है वो कई दिनों के बाद में वापस निकल आती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। तो इनके जंतु में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार का यहाँ लिखो। प्रत्यक्ष ओब्लिक लगाकर अप्रत्यक्ष। जब अप्रत्यक्ष होगा तो लार्वा बनेगा ना, लार्वा का नाम है प्लेनुला। अच्छे तरीके से नोट करना कि कौन सा लार्वा बनता है। तो सिलेंडेटा वर्ग के प्राणियों में जो लार्वा बनता है उसका क्या नाम है? प्लेनुला लार्वा। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे ढंग से स्टार लगाकर या अंडरलाइन लगाकर इसको आप लिखेंगे। तो ये सामान्य और कुछ महत्वपूर्ण लक्षण इसके अंदर हो गए। अब हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की भी बात करेंगे, आप ये नोट कीजिए अच्छे से। एग्जाम्पल यदि हम समझें तो हाइड्रा, हाइड्रा है, फाइसेलिया है, दो ही याद है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेता हूँ। ओबेलिया, तीन एग्जाम्पल आप इसके याद रखेंगे। कौन सा? हाइड्रा, फाइसेलिया और ओबेलिया। अब देखो इनका एक वर्गीकरण भी पढ़ लेते हैं। चलो आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन फिर भी चलो वर्गीकरण इसका पढ़ लेते हैं कि सिलेंडेरा वर्ग के जो प्राणी हैं उनको हम कितने भागों में पुनः डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको केवल 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं।
किसके आधार पर? पोलिप और मेडूसा के आधार पर। इसके आधार पर हम इन्हें 3 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से नाम लिख रहा हूं। पहला एंथोजोआ, दूसरा स्काइफो, जोआ, तीसरा है हाइड्रोजोआ। ये 3 नाम हैं इसके, यानी 3 इसके वर्ग हैं। पहला कौन सा है बेटे? एंथोजोआ। दूसरा स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ। तो पोलिप और मेडूसा जो अल्टरनेशन है, जो अवस्थाएं हैं, उसी के आधार पर दे रहे हैं। तो इसमें केवल और केवल पोलिप अवस्था होगी। कौन सी अवस्था? पोलिप अवस्था वाले जंतु हैं वो एंथोजोआ में शामिल हैं। मेडूसा अवस्था, इसमें केवल और केवल मेडूसा अवस्था वाले जंतुओं को शामिल किया गया है। और इसमें पोलिप और मेडूसा दोनों अवस्था, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा। तो ये तो हो गया इनका वर्गीकरण। ये इनकी 3 क्लास, दैट 1, दैट 2, देन 3rd। इस प्रकार से ये इनका वर्गीकरण हो गया। दूसरा, यदि हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, आर्थिक महत्व की बात करें, तो आर्थिक महत्व भी है इनका। आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये कोरल रीफ बनाती हैं। प्रवाल या प्रवाल भित्ति का निर्माण करती हैं, जिससे आगे जाकर चट्टान बन जाती हैं, चट्टानों का निर्माण होता है। या कुछ जैसे कि मोलस्का है या इकाइनोडर्मेटा हैं, उनके जो एनिमल हैं उनके लिए ये आवास भी बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जंतु हैं, उनको रहने के लिए जो जगह चाहिए सुरक्षात्मक दृष्टि के तौर पर। तो इनके जंतुओं से ये जो निकलते हैं बॉडी के अंदर से, जो चट्टानें बना लेते हैं, जो प्रवाल निकलती हैं, प्रवाल भित्तियाँ मोती में काम आती हैं। ये समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, इनको निकाल लेते हैं। समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं वो प्रवाल को या प्रवाल भित्तियों को इकट्ठा कर लेते हैं और मकान बनाते हैं उनसे। मैंने बताया था ना, क्योंकि ये चट्टानें होती हैं ना, चट्टान के रूप में। तो एक यदि किसी एनिमल का डायग्राम बनाया जाए, जैसे कि ओबेलिया, तो एनिमल की स्ट्रक्चर का ये टाइप बताया जा रहा है। इस प्रकार से इनके एनिमल होते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ हमारा, आज हमने क्या पढ़ना चाहा था? सिलेंटेटा पढ़ना चाहा था। तो सिलेंटेटा जो फाइलम है, जो संघ है, वो हमने पढ़ लिया। हमने प्रोटोजोआ पढ़ा, पोरीफेरा पढ़ा है, सिलेंटेटा पढ़ा है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ लो, एस्केहेल्मिन्थेस, बहुत सारे बचे हुए हैं, तो उनको डे बाय डे करके एक एक हम पढ़ते जाएंगे। आज हमारा सिलेंटेटा एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें अच्छे से नोट्स बनाने हैं और डिफरेंस लिखना है। तो होमवर्क के तौर पर यदि मैं आपको दूं तो पोरीफेरा और सिलेंटेटा में डिफरेंस, पोरीफेरा और सिलेंटेटा में अंतर, ये आपको एज ए होमवर्क मिल रहा है। मतलब आप खुद यदि चाहते हैं कि थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई हो जाए तो एज ए होमवर्क ये आपके कि जब घर पे बैठे हैं तो
पोरीफेरा में और सिलेंट्रेटा के जंतुओं में अंतर कि कौन सा द्विकोष्ठीय होता है, त्रिकोष्ठीय होता है, किसमें कोशिका स्तर का जीव होता है, किसमें ऊतक स्तर का होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं वो आप स्वयं बैठकर बनाएंगे और जितना सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना खुद पढ़ना ज़्यादा चाहेंगे, उतना ही आपके माइंड का विकास होगा और बेहतर ढंग से आप पढ़ाई कर पाएंगे। इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं, आप नोट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। तो आज हमारा सिलेंट्रेटा कंप्लीट हुआ। नोट कीजिए बेटा इसको आराम से।